तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्योंकि दुनिया। ऑलरेडी हमने ग्रुप नंबर 13 और 14 कवर कर रखा है और आज हम जो जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप 13 और 14 से, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने ओवरऑल जो क्वेश्चन देखोगे तो मालूम चलेगा तुम्हारा सारे के सारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना देर के हुए सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गिवन बिलो, मतलब बेसिकली मैक्सिमम सवाल जो है इस बार एनटीए ने एसर्शन रीजन से पूछ रखे हैं, ध्यान रखना। एसर्शन रीजन से सवाल एनटीए ने पूछ रखे हैं। ठीक है, और ये मैंने कहा है डाउनलोड किया चैप्टर वाइज, तो मैथेंगो की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर तुमको चैप्टर वाइज सारे के सारे मिल जाएंगे तुमको क्वेश्चन। तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो और सोल्यूशन के लिए यहाँ पर मेरे पास अगर रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले से फ्रेंड में क्या लिखा है कि ब्रिलियम has a less negative value of reduction potential compared to the other alkaline metals। ये तुम्हारा बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है कि ये बोल रहा है कि तुम्हारा ब्रिलियम का जो है जो रिडक्शन पोटेंशियल है काफी लेस नेगेटिव होता है। लेस नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब किसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, ब्रिलियम का रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है। रिड्यूसिंग नेचर तुम्हारा क्या होता है, ब्रिलियम का ज्यादा होता है। सो अब उसके पीछे ये तुम्हारा स्टेटमेंट होगा, इसके रीजन क्या है तुम्हारे, क्या बोल रहा है इसके हिसाब से, बिकॉज ब्रिलियम हैज ए लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी, इसके पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ब्रिलियम 2 प्लस बट रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन इंथैल्पी। तो ये भी तुम्हारा जो डिट्टू लाइन है एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है यही है, क्योंकि जो तुम्हारा ब्रिलियम है इसका साइज छोटा होने के कारण ये काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में तुम्हारा हाइड्रेटेड साइज में आता है, इसकी सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हाइड्रेशन एनर्जी जरा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जरा प्रोड्यूस करता है और इसके पास एटमाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, इसी रीजन से तुम्हारा इसके पास ये नेचर होता है। सो इसके हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार एनसीईआरटी को रेफर करना, थोड़ा कमेंट में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ इसने कि ये कार्बन फॉर्म में 2 इंपोर्टेंट ऑक्साइड, सबको मालूम है क्या है भाई। पहला तुमको कार्बन सीओ बनाता है और एक बनाता है CO2। तो मान लो सीओ जो होता है न्यूट्रल ऑक्साइड होता है और ये CO2 होता है एसिडिक होता है। ठीक है, CO2 तुम्हारा एसिडिक होता है, यहाँ पर +2 में है और यहाँ पर +4 में है। याद रखना +4 जो होते हैं वो एसिडिक ही होते हैं, ये बात ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, कलर चेंज कर लो। तो ये पहला स्टेटमेंट है तुम्हारा, पहला स्टेटमेंट की न्यूट्रल वैलेंस CO2 एसिडिक नेचर, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, CO2 कैन कंबाइन विथ वाटर इन लिमिटेड वे टू फॉर्म ए कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। CO2 कार्बोनिक एसिड आता है H2CO3 व्हाइल CO इज स्प्रैंगली सोल्युबल इन वाटर, ये भी बात सही है, एनसीईआरटी में लाइन लिख रखा है। ठीक है, तो याद रखना जो भी तुम्हारा ऑक्साइड हो, अगर ऑक्साइड जो है तुम्हारा वो वाटर में सोल्यूबल है, पूरी तरह वाटर में सोल्यूबल है, दैट मीन्स वो तुम्हारा एसिडिक नेचर का है, ये बात ध्यान रखना। तो सो हमारा CO2 क्या है तुम्हारा एसिडिक नेचर है, बिकॉज ये पानी में घुल कर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। याद रखना क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। जबकि CO जो होता है स्प्रेंगली सोल्युबल होता है, मतलब उतना अच्छे से सोल्युबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है और सेकंड है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो हमारा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या उसने पूछ रखा था 29 जनवरी को, उसने ये पूछ रखा था कि अच्छा ये भी तुम्हारा इसने एनसीईआरटी से उठा कर लाइन डिट्टो रख दिया है। बोलोगे तो मैं तुमको इंसिडेंट दिखा दूंगा, बट विश्वास है तो दिखाने की जरूरत है। क्या बोला, द डिक्रीज इन फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी ऑफ बोरॉन टू एल्युमिनियम इज मच लार्जर देन दैट फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम। देखो मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी से कुछ डाटा उठा रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो बोरॉन का जो तुम्हारा होता है फर्स्ट एनर्जी एनर्जी का वैल्यू बोरॉन का वो होता है तुम्हारा लगभग 801 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वही मैं बात करूँ तुम्हारे यहाँ पे एल्युमिनियम का एनसीईआरटी डाटा है, एल्युमिनियम का तुम्हारा 577 के किलो जूल पर मोल और उसके बाद तुम्हारा गैलियम का जो होता है, गैलियम का होता है 579 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और वही मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ा गैलियम का हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में देख लेते हैं। तो क्या होता है, आर्गन 3D10 कंप्लीट भरा होता है इसमें 3D10 और 4s2 4p1, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका।
ठीक है। इसे भी क्या बोले द डिक्रीज इन फर्स्ट आंसर एंथैल्पी बोरॉन टू एल्युमिनियम, बोरॉन से एल्युमिनियम जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट आंसर एंथैल्पी बोरॉन टू एल्युमिनियम इज मच लार्जर, मतलब काफी ज्यादा है देन एल्युमिनियम टू गैलियम। देखो एल्युमिनियम टू गैलियम जाने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तुम्हारा, कितना का डिफरेंस है तुम्हारा कि तुम्हारा देखो मुश्किल से तुम्हारे यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस है, यही बात बोल रहा है, सही बात है। अगर आटा हिसाब से देखें तो द डी ऑर्बिटल्स इन गैलियम्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड। अच्छा ये देखो वैल्यू तुम्हारा फर्स्ट ऐसे एंथैल्पी है, क्यों वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा D10 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो काफी इलेक्ट्रॉन मुश्किल है बिकॉज कम्प्लीटली फील्ड, याद रखना कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल था, कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल वाला काम होता है। तो क्या लिखा है, डी ऑर्बिटल्स इन गैलियम्स आर कम्प्लीटली फील्ड, यही तुम्हारा रीजन है क्यों हो रहा है, ठीक है। बोरॉन टू एल्युमिनियम बॉन्ड लार्जर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम टू गैलियम, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिख रखा है। और एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, देखो बोरॉन टू एल्युमिनियम, देखो यहाँ पर 801 किलो जूल, सडनली यहाँ लोएस्ट क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ होगा कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा होगा, उसके निकलने के बाद जो तुम्हारा कन्फ्यूजन बन रहा होगा वो स्टेबल बन रहा होगा, ठीक है। एक बार चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से करता हूँ। बोरॉन की मैं अगर कन्फ्यूजन लिखूँ तो बोरॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 नंबर आता है। बोरॉन की कन्फ्यूजन बोरॉन 1s2 2s2 3p1, ठीक है। अब बोरॉन एल्युमिनियम की बात करूँ तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम 30 नंबर पर आता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 4 3s2 3s2 यहाँ पर अगर तुम्हारा 3d1 आएगा ना, इसमें 2 4 से 10 दोबारा 13 एल्युमिनियम में आता है ना। 1 मिनट गाइस, वन एस टू 2p6 3s2 यहाँ पर 3p एग्जाम्पल 4p आता है 3p1, दैट मीन 2 2 4 4 10 2 12 13। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बोरॉन का 3s2 है, यहाँ पर इसलिए ज्यादा एनर्जी लगेगी बिकॉज यहाँ पर कम्प्लीटली फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखो कम्प्लीटली फील्ड है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका जो तुम्हारा एनर्जी है फर्स्ट एनर्जी काफी ज्यादा है। जबकि एल्युमिनियम में हम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन P1 निकाले, ना ये तुम्हारा हाफ फील्ड है ना ये फुल्ली फील्ड है, इसीलिए इसकी जो कम थोड़ी वैल्यू है फर्स्ट आयन एंथैल्पी, और इसको निकालते ही हमारा कंपाउंड स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मीन हमको ये काफी इजीली निकल जाएगा ये, बिकॉज ऑलरेडी जो एलिमेंट है वो चाह रहा है कि स्टेबल बनने की, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक देना चाहेगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक निकाल रहे हैं तो इसकी एनर्जी थोड़ी कम लगेगी एज कम्पेयर टू बोरॉन और एल्युमिनियम, इसलिए इतना डिफरेंस आया हुआ है, मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है। तो स्टेटमेंट लिखेगा द डिक्रीज इन फर्स्ट आयन एंथैल्पी, सही बात है बिल्कुल डाटा के हिसाब से, क्यों, क्योंकि गैलियम के पास डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, ऐसा इसलिए हो रहा है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर तुम्हारा इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो अच्छा बिल्कुल सही बात है, तो ये बात तो तुम्हारा स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ये कहना कि ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, ये बात गलत है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, बट इसका रीजन जो है गलत है, इसलिए इसका तुम्हारा ऑप्शन कौन सा देगा, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, याद रखना। एग्जैक्ट रीजन क्या है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये रीजन यही है ऐसा क्यों हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो 4th नंबर, लिथियम एंड एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठाकर पूछ लिया है और एस ब्लॉक का है, ठीक है। बट इसने एल्युमिनियम का यूज किया है इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर इसका देखो क्या होता है तुम्हारा LiH प्लस Al2Cl6 इज कन्वर्टिंग इनटू LiLH4 प्लस LiCl, ये बनता है। बाकी तुम बैलेंस कर लेना, मैं लिख देता हूँ देखकर, बैलेंस 8 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारा 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन में क्या आएगा LiH प्लस Al2O6, ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मैं बात करूँ देखो बोरिक एसिड इन सॉलिड वेरेज BF3 इन गया, देखो
बोरिक एसिड जो है काफी ज्यादा सॉलिड इसलिए होता है बिकॉज इसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखना इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ। दो ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक इतना ये, इसलिए देखो यहाँ पर ये तुम्हारा ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन क्या बोलते हैं बोरिक एसिड का, और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सो ये तुम्हारा सोडियम तो एग्जिस्ट करता है, जबकि BF3 पर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना होने के कारण ये तुम्हारा गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिकॉज देखो यहाँ पर क्या लिखा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन बोरिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, देखो याद रखना तुमको बोरॉन जो है बोरॉन बैक बॉन्डिंग शो करता है, याद रखना बैक बॉन्डिंग डिस्कस कर दूंगा, बैक बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होता है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग ज्यादा करने की टेंडेंसी, मतलब बेसिकली वो अपना इलेक्ट्रॉन उल्टा ऑर्बिटल, देखो यहाँ पर मैं बात करूँ ये BF3 तो क्या होता है, जो फुल रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है ऐसे देता है यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही ये देता है यहाँ पर बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। ये जितना देखो अब तुम्हारा बेसिकली मैं बोलूँगा, और जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा उतना इजीली ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो फिर ये तुम्हारा जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो घट जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर होता है तो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग बात सबसे ज्यादा तुम्हारा BF3 में होता है, फिर BCl3 में होता है, फिर BBr3 में होता है, फिर तुम्हारा BI3 लास्ट में होता है, BI3 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तुम्हारा लुईस एसिडिक कैरेक्टर की बात तो सबसे ज्यादा हो जाएगा BI3, फिर तुम्हारा BBr3, फिर तुम्हारा BCl3, फिर तुम्हारा BF3, ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा लुईस एसिडिक कैरेक्टर का, और ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा BI3 BBr3 BCl3 BF3, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा उसने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी करेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है, तो तुमको मालूम होना चाहिए, तुमको ये डाटा भी एनसीईआरटी दे रखा है, और हालांकि तुमको ये कॉन्सेप्ट आइडिया भी होता है डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है तुम्हारा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू घटता है। दैट मीन्स हमारा बॉन्ड करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कि बेसिकली बॉन्ड अगर थोड़ा कितनी एनर्जी लगेगी या फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। देखो कार्बन का साइज छोटा होता है इसलिए तुम्हारी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, मान लो तुम्हारा एक ये होगा और एक ये होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने में काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। मान लो कि बड़ा सा ऐसा होगा और एक बड़ा सा ऐसा होगा, तो क्या होगा इन दोनों का जो रिपल्सन है वो इसको इधर पुश करेगा, और ये जो बॉन्डिंग होगी बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा इजीली हम इसको तोड़ पाएंगे, और इजीली तोड़ पाएंगे तो हमारा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। डाउन द रोड क्या होता है तुम्हारा साइज बढ़ता है सो हमारा बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी घटती है। तो सबसे छोटा साइज कार्बन होता है इसमें, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी CC की होगी, फिर SI की, फिर G की, फिर 3 की, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये था तुम्हारा ओवरऑल डिस्कशन, ठीक है, ये था तुम्हारा ओवरऑल डिस्कशन है तुम्हारा ग्रुप नंबर 13 और 14 जो कि तुमको पूछे गए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, ठीक है। तो आई होप तुमको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।